खोपड़ी की तरह सियाना सियासतदान था, उसका नाम था नवाज शरीफ। मैं जुमे को आप सबको दावत दे रहा हूँ, हम इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। आप सब मेरे लिए ना आए, आप आए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए। ये जो इनका मुकमुका है, इधर तुम उधर हम, बारियां ले रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया जिशान। नाजरीन, गो नवाज गो वो नारा है जो पनामा केस का फैसला आने के बाद सियासी जमातों और आवाम में मकबूल होता जा रहा है। इससे पहले हम गो जरदारी गो और गो मुशर्रफ गो के नारे भी सुन चुके हैं, लेकिन सवाल ये आखिर इन नारों से आवाम को क्या मिलता है? सियासतदान आते हैं, अपनी बारियां पूरी करते हैं, अपना मफादात पूरे करते हैं और चले जाते हैं। इस वक्त जो तमाम सियासी जमातें हैं, इनकी तोपों का रुख वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब है, उनके इस्तीफे के मुतालबे की जानिब है। और जो इमरान खान है वो एक ही वक्त में दो मुहाज खोले खड़े हैं, नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। लेकिन सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ बैक वक्त महाज खोलना, क्या आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है, क्या इनको दोबारा से किसी डील की तरफ तो नहीं ले जाएगा जिसकी वजह से इमरान खान फिर तनहा रह जाएंगे और सियासी तौर पर नुकसान उठाएंगे? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे कि हमसाया मुल्क भारत जो है, ये इसमें पाकिस्तान के खिलाफ नफरत आखिरी हदों को छूने लगी है और ये सब कुछ हो रहा है कुलभूषण यादव को सजा का ऐलान होने के बाद। वहाँ पर मुसलमानों पर जिंदगियाँ तंग की जा रही हैं और अब पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल में पाकिस्तानी ब्रांड्स, उनकी दुकानों पर धावे बोले जाने लगे हैं। एक तरफ भारत का जो जुल्म सितम है, ये कश्मीर में पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, वहां पर मुसलमानों पर जिंदगी तंग की जा रही है और अब भारत में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं, पाकिस्तानी अशिया हैं, उन दुकानों पर धावा बोला जा रहा है इंतहा पसंदों की जानिब से। आखिर भारत दुनिया को जो सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया जिसे कहा जाता है, इसका ये रूप नज़र क्यों नहीं आता? इसके खिलाफ अब इक़दाम क्यों नहीं किए जाते दुनिया में? इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। कराची में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली हैं, इस्लामाबाद से रऊफ़ क्लासा साहब मौजूद हैं और PTI से सेनेटर शिबली फराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। जितनी इस वक्त हमें इस्तीफे की गूंज सुनाई दे रही है हर जानिब से कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें, लग ये रहा है कि इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे से ज़्यादा अहम मामला पाकिस्तान का कोई नहीं है। हर मसला दब गया इस इस्तीफे के नज़दीक आके। कितना नागुज़ीर है इस सिचुएशन में वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा? शाजिया, मेरे ख्याल में कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये बताता है पूरी दुनिया को, अपने लोगों तो खैर शायद पता है कि कितने बेशरम लोग हैं जो हमें लीड कर रहे हैं। इस वक्त हमारी लीडरशिप इतनी बेशरम है, डिवॉइड ऑफ ऑनर, डिसेंसी, कि जब आधा मुल्क, दो बा काउंसिल्स, दो मेजर पार्टीज और दो फ्यूचर चीफ जस्टिस कह रहे हैं तुम झूठे हो, वो ये नहीं कहते कि नहीं मैं सच बोल रहा हूं, मैं इस्तीफा दूंगा और प्रूव करूंगा, कहते मैं तो डटा रहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। भाई, ये इल्जाम नहीं है कि तुमने ये गलत किया, ये सही किया, इल्जाम ये है कि तुम झूठे हो, यू आर ए शेमलेस मैन। फिर भी परवाह नहीं है, उनका परवाह ही नहीं है। और देखिए ये किस किस्म का है। परवाह होती तो वो मिठाइयां ना बांटते लाली साहब। नहीं, अब बिल्कुल लुक एट दैट, लुक एट दैट सेंस ऑफ डिसेंसी एंड ऑनर है ही नहीं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इसके माने ये होता है ना कि आप एक पॉलिटिशियन हो, बिलियंस ऑफ रुपया आपके बनते रहे, मैं आपको पूछूं, माफ करिए, ये पैसे आपके खेदे बने, आप जाओ मुझे क्या परवाह है, तुम प्रूफ करो मैंने कैसे बनाए। भाई, तुम हमारे मुल्क को लीड कर रहे हो, ये पैसे किधर से आए? तुम क्या चोर हो? अगर चोर नहीं है तो बताओ ये पैसे किधर से आए। नहीं, मैं नहीं बताता, मैं झूठ कह देता हूं।
और मुझे कुछ नहीं होगा। इज दिस तो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आप कहते हैं कि ओहो ही इज लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स, माने 20,000 का तनख्वाह मिल रहा है, मैं 30,000 40,000 खर्चता है, इसको पकड़ो। या वो कहते हैं ओ यू नो यू आर नॉट ऑफिसर एंड जेंटलमैन। ये किस किस्म के लोग हैं यार, ये किस किस्म की लीडरशिप है? क्लासर साहब, इस फैसले से पहले फ्रीकैन ये कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा हम इसे कबूल करेंगे, लेकिन जस्टिस गुलजार और जस्टिस आसिफ सईद खोलसा के इख्तलाफी नोट के बाद हमने देखा कि सियासी जमातों के जो तेवर थे वो बदलने लगे। कल कौमी असम्बली और सेनेट में भी हमें हंगामा आराई देखने में आई और सिर्फ इस्तीफों की गूंज सुनाई दी हमें। बात यह है कि अब कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा देके पार्लियामेंट को बचा लें। एक तरफ मुस्लिम लीग नून हुकूमत की मिठाइयों की हमें समझ नहीं आ रही कि किस खुशी की मिठाइयां बांटी, और दूसरी तरफ ये सिचुएशन नजर आ रही है कि इस्तीफा दें नहीं तो पार्लियामेंट को बचा लें। कितनी खतरनाक सूरत हाल है, कितना प्रेशर है इस वक्त, हुकूमत इससे प्रेशर समझ भी रही है या नहीं? मैं इनकी ज़फ़र इलाही साहब की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जो हमारे लीडर्स हैं, इनको अखलाकी इनको ये रूट लेना चाहिए, इनको हाई मॉरल ग्राउंड पे ही रहें, इनको आना चाहिए कि जब आपको अदालत के 2 फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि हम आप पे बिलीव नहीं करते, आपने झूठ बोला है, आप उसके ऑनेस्ट नहीं रहे, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, और हम दोनों आपको डिसमिस करते हैं। और बाकी 3 जजेस जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट वही बातें ही अपने नोट्स में लिखी हैं। पूरी जजमेंट मैंने पढ़ी है, पूरा ये वीकेंड मैंने इसी पे लगाया है। आप इन पांचों के अलहदा जो इन्होंने जजमेंट्स लिखी हैं, और एक उनका मुश्तरका एक आर्डर जो आया है, और पांचों का अलहदा, आप उनको पढ़ लें। किसी एक जज का मुझे इनके हक में कोई वहाँ पे छोटा सा भी कोई फिक्रा मुझे दिखा दे जिस पे उन्होंने इनको बेल आउट करने की कोशिश की है। सो पांचों जजेस जो हैं वो इस बात पे उनका ये कंसेंसस है कि जनाब ये सब कुछ हुआ है, चोरी भी हुई है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, इनके पास कोई मनी ट्रेल भी नहीं है, इनके पास कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ से बचे हैं। ये सिंपली ये मेरा ख्याल लोगों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है इस बात से कि वज़ीर आज़म का जो लिंक है विद जो लंदन की प्रॉपर्टी है उसके साथ कितना बनता है। और वज़ीर आज़म साहब को एक दफ़ा ये JT बुला के पूछ ले कि आपने जो तकरीर की थी और जो आपने वहाँ पे अदालत के सामने फैक्ट्स रखे थे, इन तीनों में जो कंट्राडिक्शन है आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, कौन सी तकरीर आपकी ठीक थी। ऐसे उनको बच्चों को कहा गया है। सो एक तरह से यह फैसला पूरे का पूरा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है। ये बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं ये उनके खिलाफ नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। ये कुर्सी बड़ी अहम कुर्सी है जिस पे वो बैठे हुए हैं। ये पार्लियामेंट है, 20 से 22 करोड़ लोगों की एक नुमाइंदा पार्लियामेंट समझी जाती है। वो लोग आगे से अपना एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ 5 जजेस जो हैं वो मुश्तरका तौर पे उनकी बात पे यकीन नहीं करने को तैयार, और वक्ती तौर पर थोड़ा सा वो फैसला अपने खिलाफ समझते तो खुशियां ना मनाते, सबूत दे दें। वो तो इसे अपनी जीत तस्वर कर रहे हैं। मेरा ख्याल उन्होंने पढ़ा नहीं था, जीत गए। नहीं मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने कहा शॉर्ट आर्डर उन्होंने सिर्फ पढ़ा है। शॉर्ट आर्डर की बुनियाद उनके जहन में एक ही चीज़ थी कि जी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है डिसमिस नहीं हुए, बस हम जीत गए। फेयर एनफ, वक्ती तौर पर आप जीत गए हैं, लेकिन आपको ये भी तो देखना चाहिए कि जो बात मैं उस दिन सुन रहा था, उनका प्रोग्राम था, अरशद शरीफ साहब का इंटरव्यू कर रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब को, बड़ी अहम बात की उन्होंने कि JT के मुल्क का वज़ीर आज़म जाके एक वहाँ कर्नल लेवल के या ब्रिगेडियर लेवल के इंटेलिजेंस अफसरान के सामने JT में पेश होगा। ये हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसकी परवाह ना हो, लेकिन मुल्क के लोगों को परवाह होनी चाहिए कि मुल्क का जो ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो एक जाके कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल के अफसर के सामने पेश होगा, अपनी इंक्वायरी करेगा। बेसिकली दिस इज द डिसग्रेस ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये मियां नवाज शरीफ साहब की बात नहीं हो रही। सो ये बात उनकी ठीक है हिलाली साहब की कि आपको हाई मारा ग्राउंड लेने चाहिए। मैं कोई मैटर नहीं करते, इंडिविजुअल जो ऑफिसेज हैं, जो स्लॉट्स हैं, जो कुर्सी है, जो आपके सॉवरेन आपका हाउस है, सॉवरेन हाउस का एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी रिस्पेक्ट मैटर करती है। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब के इस JT के सामने पेश होना, जहाँ पे क्रिमिनल पेश होते थे, तो ये मेरा ख्याल बहुत अफसोसनाक होगा। जहां उज़ैर बलोच, डॉक्टर आसिम हुसैन, सौलत मिर्ज़ा इन जैसे कैरेक्टर्स पेश होते रहे, यकीनन ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए मुस्लिम लीग नून। अजमल पहाड़ी, मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का एक क्लिप सुनवाएंगे जिसमें वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से कहते हैं कि पहले इस्तीफा दो, उसके बाद अपील करो, और अगर तुम्हारे हक में फैसला आ जाता है तो वापस अपनी कुर्सी पे आ जाओ। लगभग ऐसा ही कुछ मुतालबा जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें कर रही हैं, लेकिन ये मुतालबा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? एक छोटे से वक्फे के बाद बात करते हैं।
के बाद खुशामदीद। शिबली फराज साहब, बात बड़ी सादी सी है कि जब 2013 का धरना प्राइम मिनिस्टर साहब से उस वक्त इस्तीफा नहीं ले पाया, अब जबकि वो इस फैसले को अपनी जीत मान रहे हैं, इसे अपनी फतह करार दे रहे हैं, अब आप लोग अपने जलसों से, इस तहरीक से, धरनों से इस्तीफा कैसे ले सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि मॉरल अथॉरिटी हमारे पास है, कोर्ट की डिसीजन बड़ी क्लियर है, जिस तरह मुझसे पहले कलसरा साहब ने और हिलाली साहब ने जिक्र किया। बात ये है कि देखें, अगर आप इसको कंपेयर करें वाटरगेट स्कैंडल से, जिसमें कि प्रेसिडेंट निक्सन ने एक छोटी सी बात पे क्योंकि वो मॉरल अथॉरिटी खो बैठे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब पाकिस्तान में यानी ये इतनी एक बड़ी क्लियर जजमेंट के बाद, जिसमें कि कोई इबाम नहीं है कि इसको तो सब एग्री करते, नहीं पाकिस्तान है। देखें नहीं जी, हमने ये देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि देखें इसको, ये आर्गूमेंट पे तो ये पाकिस्तान को चलाया गया इसी तरह कि जी ये पाकिस्तान है, नहीं हमने बदलना है, वरना हम पिछले 70 साल से हम एक डेवलपमेंट कंट्री रहे हैं और अगले 70 साल भी हम ये इसी तरह डेवलपिंग रहेंगे। द रीज़न हमने डेवलप नहीं किया बिकॉज हमने अपनी सियासत में अखलाकियात को, उसूलों को और नेशनल इंटरेस्ट को हमने इग्नोर किया है, हमने इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है। तो अभी ये वक्त आ गया है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इनिशिएटिव लिया, जो इसके पीछे इतने मुसलसल इतनी जद्दोजहद के साथ पिछले 7 महीने से एक मकाम पे हम लाए हैं इस चीज़ को, तो अब फ़र्ज़ बनता है पूरी कौम का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का मसला है। इसमें चाहे बेशक आप हमें वोट देते या नहीं देते, लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि वो हमें इस इशू पे सपोर्ट करे और प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगे, बिकॉज से हमारे मुल्क तो इसके लिए अपोजिशन को भी इकट्ठे होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफे का मुतालबा कर रही है और खान साहब पीपल्स पार्टी के पीछे भी पड़ रहे हैं। जो काफ लीग है उसने 4 जमाती ग्रैंड अलायंस बना ली है। अगर आप लोग इस्तीफा लेना चाहते हैं तो बड़ा आसान रास्ता है, और जो तज्जियाकार है वो भी ये मशवरा देते हैं कि अगर ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाए तो फिर ये काम हो सकता है। देखिए, 1 पॉइंट एजेंडा पे तो किसी पार्टी में वो नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। आपने देखा होगा कि सेनेट में भी हमारा यूनानिमस स्टैंड था और इसी तरह नेशनल असेंबली में भी इस पॉइंट पे तो सारी पार्टीज इकट्ठी हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ शुड स्टेप डाउन एटलीस्ट फॉर द 60 डेज, जिसमें कि ये चीज़ होगी, ये इन्वेस्टिगेशन होगी। तो अब इसमें अगर पॉलिटिकल डिविजन्स क्रिएट होती हैं, अनफॉर्चुनेटली उससे नुकसान पहुंचेगा इस कॉज को। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम को अभी बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज, बियॉन्ड पॉलिटिकल एफिलिएशंस, अब ये देखना होगा कि उन्होंने ये एक जो टर्निंग पॉइंट है हमारा हिस्टोरिक, वो इसको हमने किस तरह से इनकैश करना है, और वो पिछली जो पुरानी जितनी भी हमारे तौर तरीके थे जिसको कि हम कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान है, उनसे हमें वो अब रास्ता बदलना होगा। अभी हमें एक नया रुख इख्तियार करना होगा, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस इस तरह नहीं चल सकती हैं। हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया है और ये मज़ीद पीछे चलता जाएगा जब तक हम जितने भी इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं या इंडेक्सेस हैं उसमें हम सब आखिरी मुल्कों में शामिल होते हैं। हमसे 2-4 मुल्क बेहतर हैं अफ्रीकन्स, अदरवाइज़ तो हमसे हमारी बहुत ही बुरी हालत है। हम पता नहीं दुनिया के किस ख्वाब ख्याल में रहते हैं। और ये आर्गूमेंट कि जी यहाँ सब चलता है, ये पाकिस्तान है, आई थिंक कि हमें नहीं ये करना चाहिए। हमें बिल्कुल इखलाकियात पे भी बात करनी चाहिए। ठीक है हिलाली साहब, मुत्तहिदा ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस मुमकिन है? होना चाहिए, मेरे ख्याल में हो जाएगा शाजिया। अच्छा। इसलिए अगर नहीं होगा इनका अपना नुकसान होगा अगर नहीं होगा, नंबर 1। दूसरी बात ये देखिए क्या चालाकी किया है कि माफ करिए कहते हैं 60 दिन मैं आपको लिख के देता हूं, ये 1 साल पे ये पूरा होगा ही नहीं। कैसे 60 दिन? जून 15 तक आप जाएं, उसके बाद कोर्ट रिसेस हो जाता है, सितंबर 15 को मिलता है, स्पेशल बेंच फॉर्म होता है, एविडेंस सुना जाता है, फैसला होता है अक्टूबर नवंबर, उसके बाद वो जाएगा स्पीकर के पास और स्पीकर साहब बैठ के कह देंगे कि भाई हमें तो आई एम सॉरी केस ही नहीं बना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को क्यों भेजें। और कौन सा जेआईटी बना है? 15 जेआईटी में से कौन सा 15 जेआईटी बना है जो फैसला निकाल चुका है? नो, आई एम सॉरी, दिस इज कंप्लीट दिस थिंग। आप कह रहे हैं पहले जेआईटी की तरह इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए बात असल ये है कि माय गॉड, ये तो जस्टिस जो डिसेंटिंग खोसा साहब जो हैं, इनको तो मेरे ख्याल में क्या कहना चाहिए, एक तनख्वाह मिलना चाहिए, सितारा जुर्रत मिलना चाहिए, इसलिए कि सच बोलना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल है। इन्होंने क्या कहा
अब मैं देखिए ये उनका जजमेंट है, तो कोई जरूरत ही नहीं है लोगों को कहने कि मैं जो कह रहा हूं मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बेइल्म, माने उनका मतलब यह था कि एक बेइल्म अनएजुकेटेड आदमी जो पाकिस्तान चौक डेरा गाजी खान में अगर खड़ा हुआ है, वो अगर उसको एविडेंस बताएं और वो सुने जो नवाज शरीफ साहब ने कहा, वो भी कहेगा झूठ है। सही। मगर उनका केस ये हो गया, तो व्हाट डज इट शो? मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी जरा वो नवाज साहब को शॉर्ट जरा सुनवा दे जिसमें वो गिलानी साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो आज यही मुतालबा इनके लिए नाजायज कैसे हो गया, प्लीज जरा प्ले कीजिए। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्मा के मनसब पे आ जाओगे। क्लासेस साहब, ये मुतालबा आज इनके लिए नाजायज कैसे हो गया? बस यही तो हमारा ये एक तरह का वो ट्रेजिडी है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो हमारे हाई मॉरल ग्राउंड कुछ और होते हैं, जब पावर में आते हैं तो हाई मॉरल ग्राउंड बिल्कुल बदल जाते हैं। अब मैं तो इनको बड़ा ये करीब से जानता हूँ, बहुत सारे सियासतदान जो है हमारे, ये पहले अपोजिशन में ये रूलिंग एलीट थी, अब अपोजिशन में है, तो बड़ा दिल बाज़ वक्त दुखता भी है। लोग हमें कहते हैं जी कि जनाब आप यहाँ प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में हो, आप नहीं समझते, ये पॉलिटिक्स होती ऐसे है, ये देखे ना, मतलब बंदे को यहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, क्या आइडियलिज्म की बात करते हैं, यही कुछ करना चाहिए। अपोजिशन में बैठे तो हाई मॉरल ग्राउंड्स ले लें, जब पावर में है तो बिल्कुल आपके नहीं यार पावर पॉलिटिक्स ऐसी होती, फिर तो आप उसको जनरल मुशर्रफ के साथी, उनके दोस्त और पिस्तौल जिन्हें दिया था जनरल मुशर्रफ साहब ने एज ए गिफ्ट के तौर पर जनरल मुशर्रफ को दिया था, उन्होंने जनरल साहब उनके वो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे राम्सफील्ड, वो उन्होंने अमीर मुकाम को दिया था, और उसी अमीर मुकाम को आप वहाँ पे KPK की पूरी नवाज लीग दे दें। खैर है, ये तो पॉलिटिक्स है भाई। अब उन्हें ये समझ नहीं आती कि आप जो हमारी पॉलिटिकल हमारी जो क्लास है, एलीट है, कि पॉलिटिक्स में कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप बेईमानगी करेंगे, आप वहाँ पे झूठ बोलेंगे, आप लोगों के साथ झूठे वादे करके या उनको एक उनके साथ झूठी हाई मॉरल ग्राउंड लेके कहेंगे यार पॉलिटिक्स में ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता। दुनिया भर में आप मैनिफेस्टो देते हैं, आप अपनी चीज़ें बताते हैं, आप अगर उनको पूरा नहीं कर सकते तो आपसे पूछा जाता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी की जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्विट करते हैं। डेविड कैमरॉन ने किस चीज़ पे क्विट किया वहाँ पे? उसने इसलिए क्विट किया कि हालांकि छोटा सा डिफरेंस है, 50% 51% पे था कि उनका जो ब्रेक्जिट का वो इलेक्शन हार गए। हालांकि उन्होंने कहीं ये नहीं कहा था कि अगर मैं इलेक्शन हार गया या सॉरी इलेक्शन कह रहा हूँ कि उसका रेफरेंडम हार गया तो मैं क्विट करूँगा। उन्होंने अपना आके मॉरल बर्डन फील किया कि नहीं यार कि मेरी पॉलिसी पे लोगों ने आके वोट नहीं दिया तो मुझे कोई हक नहीं बनता। अभी देख लें जो मौजूदा या उनके खतून वजीर आज़म है, उसको फील हुआ है कि हमने वोट तो ले लिया था इससे ब्रेक्जिट से और लोगों ने हमारे कहने पर वोट भी दे दिया। तो उन्होंने कहा जनाब कि अब ये हमसे नहीं हैंडल होता, हमसे नहीं आके यूके संभाला जाता कि ब्रेक्जिट के बाद के जो हमें मसाइल हो रहे हैं हम उनको कैसे संभालें। और उन्होंने जून में इलेक्शन के आके ऐलान कर दिया है, वो तो एक दिन भी वजीर आज़म नहीं रहना चाहती। ये जो बातें हैं ना, ये चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को, यूथ को, आजकल इंटरनेट की एज में, सोशल मीडिया ट्विटर की एज में, ये लोगों को, हमारी यूथ को, हमारे लोगों को इम्पेक्ट करती हैं। वो जब दुनिया को देखते हैं कि दुनिया जो है वो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं पे वहाँ पे मोरालिटी है, हाई मॉरल ग्राउंड लिए जाते हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान के लोगों से भी कि आप भी तो वजीर आज़म हैं, आप भी तो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, अगर आपकी नाकामी है, आप गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, तो आप छोड़ दें। ये तो बहुत बड़े कमेंट्स हैं। आप प्लीज़ अगर जजमेंट पढ़ें तो मैं हैरान होता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर वो जजमेंट पढ़ लें तो मैं नहीं समझता वो कहेंगे कि मैं इसके बाद भी वजीर आज़म रहना चाहता हूँ। सही। तो मिसालें ब्रेक लेने दें, ब्रेक का वक्त है नाज़िर, ब्रेक के बाद जब आप जमहूरियत के खिलाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि लाहौर हाईकोर्ट बार ने तो कह दिया है कि वज़ीर आज़म साहब 7 दिन में इस्तीफा दें, नहीं तो मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे और ये तहरीक अदलिया बहाली तहरीक से बड़ी होगी। ये थ्रेट कितनी बड़ी हो सकती है हुकूमत के लिए? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शिबली फराज साहब, बात यह है कि अभी लग ही रहा है कि PTI की जो सियासत है ये सिर्फ पनामा केस के गिर्द घूम रही है। नए इंतखाबात आने वाले हैं, 2018 में इंतखाबात हैं, जिसके लिए यकीनन होमवर्क भी करना है और सबसे बड़ा काम इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हैं। इसके लिए आप लोग कब मैदान में आ रहे हैं? देखें, जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ताल्लुक है वो तो हमने अपनी
सारी कम्प्रीहेंसिव जितनी भी सजेशंस थी उस कमेटी में हमने दे दी हैं। और रहा बाकी इसका कि देखें, जहाँ तक पनामा का ताल्लुक़ है, इसको आप छोटी एक वाक़या न समझें, बल्कि ये पूरे कौम की, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि उसकी जो रुख है उसको तब्दील करना ही। ये पहली दफ़ा हमने देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप इस अचीवमेंट का आपको एतराफ़ करना पड़ेगा कि हमने एक ऐसे केस को उठाया जो कि एक इंटरनेशनल स्कैंडल था और हमने उसको इस अंजाम तक पहुंचा दिया कि आज कम से कम हम उस नतीजे पे आ गए हैं कि हम, अगर कौम पूरी पीछे खड़ी हो तो हम इस पूरा जो एक इतने 70 सालों से एक तरीक़ाकार इस मुल्क में रहा है उसको हम तोड़ सकते हैं और अपने लिए एक नई सिमत का तयन कर सकते हैं। तो ये, इसको आप एक छोटी अचीवमेंट ना समझें, ना इसको एक छोटा माइलस्टोन समझें। ये जो है तो बेसिकली टर्निंग पॉइंट है। अगर हमने इससे फ़ायदा उठाया तो मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों की किस्मत तब्दील हो जाएगी। इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इलेक्शंस और हु विन्स और हु लूजेज़। आई थिंक इस वक्त ये कौम का एक जॉइंट एक वो है कॉज होनी चाहिए जिसमें कि पाकिस्तान का हर शख्स, किसी तबके से भी उसका ताल्लुक़ है, किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है, उसको हमारे पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि हम इसको को अपने उसका मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। ठीक है क्लास साहब, वुकला का सड़कों पर आना कितनी बड़ी थ्रेट है? लाहौर हाई कोर्ट बार का ये कहना कि अब अगर हम तहरीक चलाएंगे मुल्क की तहरीक होगी और अदलिया बहाली से बड़ी तहरीक होगी। कोई इस तरह के कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि बहुत डेंजरस सूरत हाल भी हो सकती है? जान के अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ, क्योंकि आपको पता है वकील भी हमारे हमारी तरह के भाई हैं। ये माजी में हमारे बहुत सारे वकला की जो एसोसिएशंस हैं, वो जनरल मुशर्रफ हों, वो पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ साहब हों, इनसे करोड़ों रुपए की वो ग्रांट्स लेती रहती हैं अपने एसोसिएशंस के लिए। आपको याद होगा कि जब ये पनामा आया था उसके बाद भी बड़ा वकला ने शुरू में बड़ा शोर मचाया था कि जी कि मियाँ साहब को रिज़ाइन करना चाहिए। उठा के देख लें, ये टीवी क्लिप्स पड़े होंगे अखबारात में। ये फ़ौरन मैं पिछले साल आपको अप्रैल 2016 के बाद की बात कर रहा हूँ। और दो तीन महीने बाद ये तमाम के तमाम आपके ये वकला के लीडर्स गायब हो गए थे, कोई नज़र नहीं आता था, कोई आपको कोई इनका आके बैठ के इन पर दबाव डालने के लिए तैयार नहीं था। अभी भी वो कह रहे हैं, मैं उनकी नीयत में नहीं शक करता, हो सकता है कि वो अगर यही करना चाहते हूँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि वो कुछ अर्सा थोड़ा सा थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल करें, बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करें और फिर कुछ दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी फिजल आउट हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा इस पर, मैं कोई किसी की नीयत पे वुड अगेन रिपीट शक नहीं करूँगा, लेकिन माजी की तारीख यही कहती है अब तक कि ये वहाँ पे क्योंकि जिनसे करोड़ों रुपए ले रहे होते हैं, अल्टीमेटली उनके खिलाफ खड़ा होना, उनके खिलाफ तहरीक चलाना, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर्टिकुलरली लाहौर के मेरे दोस्तों के लिए तो मुझे इस तरह की, यहाँ जनरल मुशर्रफ दौर में इनकी बड़ी न स्ट्रगल भी थी, इन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, ये लड़े भी सही, एक सही तरीके से मैं कहूँगा कि इन्होंने जमहूरियत बहाल कराने में जो बड़ा रोल था उस वक्त इन्हीं वकला का था। लेकिन अगर आपको याद हो तो वो जस्टिस मलिक कयूम साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बने थे, वो उसी जनरल मुशर्रफ से 10 करोड़ रुपये भी ले आए थे अपने एसोसिएशन के लिए। सो ये थोड़ा सा जब आ जाते हैं ना, आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ें आ जाती हैं, पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल गेन्स, वो आपके एसोसिएशंस करें, हम सहाफ़ी करें, हमारी एसोसिएशंस को पैसे मिलें या हमारे प्रेस क्लब्स को मिलें। लिहाजा मैं इसको थ्रेट को जब तक मटीरियलाइज नहीं होती, जब तक मुझे उनका इस तरह का जो कुछ उन्होंने कहा है ये मुझे होता नज़र नहीं आता, बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस, जो पिछले साल का वकला के बड़े लीडरों ने पनामा के बाद आहिस्ता से वो पीछे हट गए थे और मियाँ साहब की बात नहीं करते थे और पनामा का वो जिक्र ही भूल गए थे। तो मैं तो फिलहाल अपनी वो कहता फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं कोई राय नहीं दे रहा उन पर। ठीक है, आपका कमेंट लेते मुझे ब्रेक लेनी है। शिबली फराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हिंदू इंतहा पसंद है, भारतीय इंतहा पसंदी जो है, क्या ये कुलभूषण जाधव को सजा देने के बाद ही ये उसका रद्द अमल है? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हिलाल, सब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आजकल लोग पूछ रहे हैं कि ये साहब जाएंगे कैसे, और क्या ये पूछ रहे हैं लोग कि अब क्या होगा, बगावत तो शुरू हो गई है, क्या ये छड़ी से जाएंगे, क्या ये जिस तरीके से रेफरी आके उंगली खड़ा कर देगा, या बगावत तो शुरू हो गई है,
तो ये जाएंगे धरने किस वरने से तरह? नहीं जाएंगे अब। नहीं, वही बगावत है, इस लिहाज से शुरू हो गया। मैं तो जानना चाहता हूं कब एक मुल्क में एक आदमी ऑन अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल रिजाइन करेगा। देखिए कासरा साहब बैठे हुए हैं, इनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा डीप इनसाइट है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कासरा साहब, कब एक बंदे ने इस मुल्क में रिजाइन किया है ऑन अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल? आप मुझे बता सकते हैं? मेरे को एक आदमी का नाम आता है, फखर इमाम, और उसके अलावा कोई है आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं, आगा शाही हालांकि वो गए थे ऑन अ मैटर ऑफ पॉलिसी, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अमेरिका के साथ इतनी करीबी दोस्ती होनी चाहिए। जियाउल हक को उन्होंने कहा था कि आई कैन नॉट, मगर उन्होंने पब्लिकली नहीं कहा। प्राइवेटली तो इसलिए गए थे कि उनके पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स थे, मगर पब्लिकली उन्होंने आके कहा मेरा सेहत ठीक नहीं है। तो द ओनली मैन हु हैज लेफ्ट जो ऑनरेबली अनाउंस किया कि देयर इज अ डिफरेंस इन पॉलिसी, वो रहा है फखर इमाम। अब देखिए इस किस्म के रिकॉर्ड के साथ ये कैसे जाएंगे बवागत के? कौन सा तरीका है क्लासेस साहब जो बात ये कर रहे हैं हिलाली साहब, कौन सा तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे दें सिर्फ तब तक जब तक जीआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट नहीं हो जाती? हाँ, मैं थोड़ा सा, उन्होंने हिलाली साहब ने बात की, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बड़ा खूबसूरत रेफरेंस दिया है उन्होंने, याद दिलाया है। वो फखर इमाम का है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूं ताकि लोगों को पता चले कि फखर इमाम ने इस्तीफा कैसे दिया था। ये उस वक्त जनरल जिया की कैबिनेट में मिनिस्टर थे और वहाँ पे मुल्तान का ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का इलेक्शन हार गए थे 84 का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो उन्होंने उसके बाद वहीं से मुल्तान से बैठ के इलेक्शन हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था कि अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का इलेक्शन नहीं जीत सकता तो मुझे यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर जो है होने का ये कोई हक नहीं है। मेरा ख्याल है बिल्कुल अकेले ने सही बात की है। वहद मिसाल है जो मुझे नज़र आती है, जो अखलाकियात की बुनियाद पर दी गई थी। उन्होंने कहा जनाब कि मुझे नहीं करना चाहिए। एज़ फार एज़ आपकी उसकी रेजिग्नेशन वाली बात कंसर्न, तो मेरा ख्याल है दबाव मियाँ साहब पे बहुत उन पर बढ़ता जा रहा है। जो लोग इसको जजमेंट को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे तो उसके बाद उन्हें एहसास होगा कि इसमें कुछ कोई उनके लिए बच्चा नहीं है जिसका वो एक वो ले के उसका एक्सक्यूज़ ले के वो वज़ीर आज़म रहे। और वो बड़ा मेरा ख्याल अफसोसनाक दिन होगा मियाँ साहब के लिए या उनके चाहने वालों के लिए या पार्लियामेंट के लिए कि उनका वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पे कर्नल ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान के सामने बैठ के अपनी इंक्वायरी करवाए, जैसे कभी उसकी अजमल पहाड़ी की होती थी, उज़ैर बलोच, सहूलत मिर्ज़ा की होती थी। एक तो ये है। हाँ, कहने वाले ये भी कह सकते, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि ये भी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की, हमारी सुप्रीम कोर्ट की, हमारे कानून की एक बालादस्ती समझी जा सकती है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसको हुक्म दिया गया है कि आपके जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन है आप इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हों और वहाँ पे बैठ के अपने सवाल जवाब करें। ये भी एक तरह की कानून की बालादस्ती कह सकते हैं, फतह कह सकते हैं। ये दोनों साइड्स हैं इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इंडिया पे बात करें। ये कुलभूषण यादव को सजा देने के बाद ये उसका रद्द-ए-अमल है जो भारत इस तरह के उचित कंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी ब्रांड्स उनकी दुकानों पर जाकर धावा बोल रहा है, जलाई जा रही हैं दुकानें। मेरे ख्याल में ये मैं माफ करिए, हालांकि हर आदमी चाहता है इस मुल्क में कि हमारी रिलेशनशिप इंडिया के साथ नॉर्मल हो। अफसोस से कहना यह पड़ता है कि हम लोग समझते नहीं है कि कितनी नफरत है, खास तौर इस गवर्नमेंट और मोदी और बीजेपी और आरएसएस और हिंदू महासभा में पाकिस्तान के लिए। तो ये अगर हम समझ जाएं तो दो चीजें करेंगे। पहले खुदा की शुक्र करेंगे कि पाकिस्तान बना, और दूसरा हम समझेंगे कि ये इनके साथ नॉर्मल रिलेशन रखना, जब इनके इंस्टिंक्टिव ऐसे रिएक्शंस होते हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू नहीं है जो चाहते हैं गुड रिलेशंस पाकिस्तान के। बहुत सारे हैं, मगर इस वक्त दे आर नॉट इन पावर एंड दे डोंट लुक लाइक बीइंग। ठीक है, क्लासेस अब योर कमेंट, लास्ट मिनट है, योर कमेंट प्लीज। मैं वो सुन रहा था उनके कमेंट्स से, वो जो इंडियन के इसी पे जो उन्होंने वहाँ पे गए हैं दुकान में, जो उन्होंने ये सब कुछ किया है, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग एक वहाँ पे कमेंट किया है किसी भी उसने बंदे ने। उसने कहा जनाब कि ये पाकिस्तानी कपड़े यहाँ पे बिकेंगे तो यहाँ से उनको इनकम होगी और पाकिस्तान वही इनकम जो है वो वहाँ से इंडिया से जनरेट करके भारत में अपने दहशतगर्द भेजेगा। तो आपको याद होगा जब यहाँ पे पाकिस्तान में भारतीय फिल्में दिखाए जाने पर बैन पर बहस हुई थी, तो पाकिस्तान में भी ये आर्गूमेंट दिया जा रहा था कि भारतीय फिल्में बैन कर दें, वो यहाँ से कमाती हैं और फिर वो जाके वहाँ कश्मीर में जो है वहाँ पे तोपें गन्ने चलाते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट दोनों साइड से। मेरा ख्याल है जो बात अभी हिलाली साहब ने की है कि दोनों मुल्कों के जो सेनर एलिमेंट्स हैं इनको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। स्टेट को स्टेट तक रहने दें, उनकी पॉलिसीज़, पाकिस्तान की भी कोई पॉलिसी परफेक्ट नहीं है, इंडिया की भी नहीं है,
लेकिन इनको बैठ के पीपल लेवल पे इतनी हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान में इस तरह की होनी चाहिए ना इंडिया में। और मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में आपको इस तरह के मुजाहरे नहीं मिलते, इस तरह की आपको दुकानों पे, यहाँ पे ये पूरी भारत की यहाँ पे बुक्स, ये हमारे यहाँ बुक स्टोर पे भरी पड़ी हैं। अब मैं खुद जाता हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं, हाँ, इंडियन छपी हुई किताबें लेते हैं, हम तो कोई नहीं जाते उनको जलाने के लिए या उनको वहाँ पे कोई मेरा रैंक साइड करने के लिए। ये पॉलिटिक्स को और इस तरह की चीज़ों को मेरा ख्याल पब्लिक लेवल से दूर रखना चाहिए, उनको वहाँ पे इंटॉलरेंस नहीं बढ़ा देनी चाहिए। दोनों में प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। इनको बैठ के गैप को फिल करना चाहिए, पीपल टू पीपल हेट्रेड नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासा साहब आपका, सफरी राजी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।